छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में समझेंगे। अभी आपको समझना है, समझने के बाद किताब से पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर आपको कोशिश करना है अपने से। यदि नहीं बनेगा प्रश्न उत्तर तो मैं आपको व्हाट्सएप में प्रश्न उत्तर अलग से भेजूंगा। ये पाठ 2 अपने को समझने के लिए। पहले हम पिछले कक्षाओं में भी हम पढ़ाई किए हैं, अध्ययन किए भारत के बारे में, भूगोल के बारे में। तो इसमें भारत का भौतिक स्वरूप क्या होता है? बाहरी स्वरूप, कि इसके कितने भागों में भारत के भौतिक स्वरूप को बांटा गया है। तो भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है, अब इसमें जो है 6 भागों में क्या क्या है? पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, प्रायद्वीपीय समूह है। ये चीजें हैं अपने भारत की भूमि में, जितने क्षेत्र में भारत है उसकी बात चल रही है। पहला हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला, दूसरा आ जाएगा उत्तरी मैदान, तीसरा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान, 6वां द्वीप समूह। 6 भागों में हम भारत के भौतिक स्वरूप को विभाजित किए हैं। अब इसलिए किए हैं क्योंकि हमको समझने के लिए होता है। कई बार भूगोल की बात आती है और अन्य जो है कि हमारे ऊंचे पर्वतीय भाग कौन से हैं, मैदानी भाग कौन सा है, सबसे निचला भाग कौन सा है, ऐसे कौन से हमको देखो। अपनी अपने देश में अपनी अपनी रचना, अपने को मालूम होता है कि हमारे घर कितने ऊंचे में हैं, हम कितने गड्ढे में बसे हुए हैं। हम तो उस तरह से अपने भारत में अपने सुविधा की दृष्टि से उसको हम भौतिक भागों में अध्ययन में लिए हैं, ताकि हमको मालूम रहे कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, मैदानी भाग कौन सा है, पठार भाग कौन सा कहलाता है, प्रायद्वीपीय कौन सा कहलाता है। अब सबसे पहला जो है आपको ये समझना है कि हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला। सबसे पहले हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला में आते हैं। इसमें जैसे चित्र में देखोगे, ये चित्र दिख रहा है। अब इस चित्र में जो है ये दिख रहा है, ये हिमालय का पर्वतीय भाग है जो ये कलर में दिख रहा है, ये वाला कलर जो है ये तो हिमालय पर्वत है। तो इसके पर्वतीय भाग में पहला पर्वतीय भाग में जो है इसकी जो है ये कश्मीर है। कश्मीर के बाद ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम जो है पाकिस्तान और अपने भारत के दोनों के बीच का है। इसका संधि भी चल रहा है सिंधु नदी का। अब इसमें जो है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो ये पूरा पर्वतीय भाग है इतना। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग है। 3 भागों में पर्वतों की श्रेणियां बनाई गई है, क्योंकि बहुत ऊंचे पर्वत है। हिमालय की चोटी जहां आदमी, अभी कई ऐसे हिमालय की चोटी है जहां आदमी पहुंच नहीं सका है। अब इसमें 400 किलोमीटर की ये चौड़ाई है। 400 किलोमीटर चौड़ा हिमालय के पहला शिखर, फिर दूसरा शिखर, फिर तीसरा शिखर। अभी पहले जो अपन समझ रहे हैं 400 किलोमीटर चौड़ाई है और इधर पूर्व में 150 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ये 2400 किलोमीटर लंबा है।
ये लंबाई है, ये चौड़ाई यहाँ की है, यहाँ की चौड़ाई ये है और इसकी ऊंचाई 6000 मीटर। दूसरा पर्वत है 400 मीटर चौड़ा, यहाँ 150 मीटर है, ये बराबर है। सिर्फ ऊंचाई में अंतर है, इसकी ऊंचाई 3700 से 4500। तीसरा जो है 50 मीटर की चौड़ाई यहाँ है और 10 मीटर की चौड़ाई यहाँ है। ये 900 से 1000 मीटर ऊंचे है। तो ये हिमालय के पर्वतीय भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं दूसरा। वैसे तो 6वीं कक्षा से ही सामाजिक विज्ञान ये पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, है ना। पुराने जो पढ़ते हैं उसमें नई चीजें जोड़ देते हैं और उसमें विषय में कुछ नहीं रहता। अध्ययन को बढ़ाने के लिए हर साल आपको नई चीजें उसी विषय से उसी विषय में अगली कक्षा में उसी से संबंधित और नई चीजें रहती हैं। तो दूसरा जो है उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं। उत्तरी मैदान में, उत्तर की मैदान, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है क्या करती हैं छात्रों, आप देखिए ध्यान दो। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मैदान जो पहाड़ जो ऊपर हिमालय से निकलती है और मैदानी भाग में के अपने पर्वतों से जलोढ़ मिट्टी ला करके काकू कहते हैं, उपजाऊ वाली मिट्टी मैदानी भागों में बहती है, वहां छोड़ देती है किनारे। तो ये बहुत बड़ा मैदानी भाग है। उत्तर का मैदान जो है कृषि के लिए सोना, वहां की जमीन खेती के लिए सोना है। वहां पत्थर नहीं है मैदान। उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो कम पत्थर मिलेंगे, पत्थर बहुत कम दिखाई देते हैं। इसका कारण मैदान हिमालय से जो नदियां निकली है वो मैदानी क्षेत्रों में काबू लाके छोड़ दी है। वो उपजाऊ के लिए बहुत बढ़िया जमीन है। जैसे गेहूं है, भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश। इसलिए ये मैदानी भाग है तुम्हारे उत्तर प्रदेश हो गए। यहाँ जलोढ़ मृदा बता दिया। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है मैदानी भाग भारत में। 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। 2 आब का मतलब होता है नदी। ये आब जो होता है ना, ये आब का मतलब नदी होता है। अब इसमें जैसे 2 आब हो गया, 2 आब मतलब 2 नदियों का मेल, तो बना है क्या पंजाब बना है कितना, 5 आब बोले ये 5 आब। तो 5 आब क्या हो जाएगा, 5 नदियों का समूह, उसको 5 आब का मतलब पंजाब हो गया। ठीक है, आगे चलिए। 2 समझ में आ गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान। तीसरे में आ जाते हैं हम छात्रों। देखो एक बार में समझ में आएगा तो फिर से देख के समझ लेना। मेरा YouTube का जो पता है वो ये लिखा हुआ है, ये कि जैसे YouTube में तीरथ प्रसाद लिखोगे वैसे ही YouTube में मेरे से आप जुड़ जाओगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो, है ना। तो यहाँ पर मेरे और पुराना पाठ एक मिल जाएगा, नहीं और जो बनेंगे वो भी मिल जाएंगे। तीसरा आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार में 2 चीजें, मध्य उच्च भूमि कहाँ है, इसको 2 भागों में बांटा गया है प्रायद्वीपीय पठार, ध्यान रखना। नर्मदा नदी है अपनी, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को उच्च भूमि क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में
मध्य उच्च भूमि का पठार कहलाएगा। और नर्मदा नदी के दक्षिण में उसको क्या कहेंगे? दक्षिण का पठार कहेंगे, दक्षिण का पठार। और ये कहलाता है मध्य पूर्व। अच्छा, इसको भी बांटा गया है। सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत 1500 मीटर है। ये पठार को जो है भागों में बांटा गया है। ये पश्चिम वाला भाग है, ये पूर्व में लिखा है, ये पश्चिम में, इधर पश्चिम आएगा। पश्चिम में 900 से 1600 मीटर ऊंचा पठार मिलेगा और पूर्व में 600 मीटर ऊंचा पठार मिलेगा। ये मतलब ये पहाड़ियां जो छोटी छोटी पहाड़ियां रहती है 200, 400, 600, 1600 मीटर ऊंचे तक, ये पठार के अंतर्गत आते हैं। जहां झाड़ियां पहाड़ियां छोटे हमको दिखती है ना 200-300 मीटर की ऊंचाई, और अपने गांव के आसपास जो जंगल आपको देखते हैं, सब ये पठार की श्रेणी में आते हैं, पर्वतनी कहलाते हैं। हम पहाड़ जरूर बोलते हैं जंगल, क्योंकि वहां झाड़ियां ज्यादा होती है, लेकिन आगे भौतिक स्वरूप में पठार की श्रेणी में ही आएंगे। अब आगे चलते हैं, पठार समझ में आ गया। सबसे ऊंचा शिखर पठार कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत। सबसे ऊंचा पठार महेंद्रगिरी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर ऊंची है। 3 हो गया। चौथा आ गए अपन भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, अब मरुस्थल के नाम से तो जानते होंगे। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में, वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, जहां कुछ होता ही नहीं है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और रेत ही रेत है। रेत में क्या, न तो आज वर्षा नहीं होगी, जमीन नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी, तो वहां उपज कहां से होगा? गर्मी में वहां के जो ऊंट हैं वो भी पलायन हो जाते हैं। नीचे जब बोर करते हैं या नलकूप, पानी नहीं निकलता है, वहां लोग भाग जाते हैं, मरते हैं। ऊंट को तो एक दिन पानी पिला देते हैं, 30 दिन जिंदा रहता है, आदमी कहां से रहेगा? ये मरुस्थली भाग है, जैसे ऊंट है। अब ऊंट एक बार पानी पिएगा 30 दिन तक चलेगा। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, मरुस्थल की बात आई इसलिए समझा रहे हैं, बाकी जैसे में नहीं है। तो भारतीय मरुस्थल जो है प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, वनस्पतियां भी कम होती है यहाँ। चलिए, हो गया मरुस्थल के बारे में, उसमें देख लेना आपका आ जाता है ना। राजस्थान है और भी आसपास के जो है, किताब में विस्तृत रूप किताब को आदि समझने के लिए हम बता रहे हैं मरुस्थल क्या होता है, क्या क्या होता है। बाकी किताब को पढ़ना है आपको। किताब को पढ़ने के बाद ही प्रश्न उत्तर लिखना है सबको, है ना। अब हम बाद में जब कक्षा लगेगी तो सभी से हम पूछेंगे कि आप जो है घर में वीडियो देख करके क्या समझे थे, क्योंकि वीडियो मिटने वाला तो है नहीं, वीडियो रहेगा तो मैं जो पढ़ाया हूं वो तो रहेगा, आपने उससे क्या समझा है। 5वां, तटीय मैदान। तटीय मैदान जो होता है, तटीय मैदान क्या होता है? जो भारत के तटीय मैदान, हम इसको एक छोटे से नक्शा में बता दे रहा हूं, है ना। ये अब ये देखो, जैसे ये नक्शा है, इस नक्शे में ये जो है, पेन से बता देता हूं, है ना। ये नक्शा है, ये नक्शा में ये पर्वतीय भाग है, ये पठारी भाग, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा के ऊपर जो है, नर्मदा नदी के ऊपर उच्च मध्य पठार और यहाँ दक्षिण का पठार कहलाता है। और ये जो है राजस्थान, ये मरुस्थल वाला भाग है, यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
राजस्थान से पाकिस्तान लगा हुआ है, और फिर ये गुजरात आ गया। अब हम आ जाते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये जो देखो, ये जो है ना, ये 3 भागों से जल से जो घिरा होता है, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अब ये जो है श्रीलंका और भारत के बीच का जो ये है, इसको पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है। परीक्षा में कई बार आता है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, तो ये पाक जल डमरू मध्य कहलाता है। और यहाँ पे जो ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे छात्रों ये कारोमंडल आता है, कारोमंडल है ना। अब ये प्रायद्वीपीय पठार में मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है। अब इसके बारे में थोड़ा ये दिया हुआ है, देखो ये तटीय मैदान मुंबई, गोवा, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी भाग। ये जो है तटीय मैदान में ये आपका आ गया मुंबई हो गया, ये गोवा हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गया। ये वाला भाग जो है ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, इसके बारे में दिया हुआ है। अब कारोमंडल में बता दिया हूं, ये जो है यहाँ पर जो हिमालय से नदी निकलती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्र, और जहां समुद्र में मिलती है वहां डेल्टा बनते हैं, बड़े टापू बन जाते हैं, अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है नदियां, तो डेल्टा का निर्माण होता है। वहां पे सुंदरवन है। सुंदरवन जो है विश्व स्तर का है। भारत में पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है वो विश्व विख्यात है, और राष्ट्रीय पार्क भी के नाम से वहां पे शेर भी है। वहां के जो शेर जलीय शेर है सुंदरवन में, वो मछलियों को खाते हैं। वहां आगे चलते हैं, द्वीप समूह। द्वीप समूह जो होते हैं ये तटीय मैदानी वाले भाग बता दिए। जैसे बॉम्बे है तो तटीय मैदान में मुंबई है, गोवा है, बंगाल की खाड़ी है, उत्तरी भाग है। जहां मैदान है समतल है लेकिन किनारे है आते प्रायद्वीपीय में ही है ये, लेकिन प्रायद्वीप में द्वीप समूह, हाँ प्रायद्वीपीय ही कहलाएंगे। अब द्वीप समूह है। द्वीप समूह क्या होता है? जो द्वीप समूह क्या होता है? द्वीप समूह दो है, देखिए इधर देखो द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसे ये भारत का नक्शा है, ये केरल है। केरल के यहाँ लक्षद्वीप समूह है, ये द्वीप समूह कहला। छोटे छोटे द्वीपों का समूह करके उनको एक राज्य बना दिया जाता है, या जिला राज्य रहता, राज्य ही समझ लो। खूब सारे द्वीप रहते हैं, 300 द्वीप, 400 द्वीप, 500 द्वीप, 800 द्वीप, छोटे छोटे टापू रहते हैं, वहां लोग बसते हैं। तो वो अपने भारत के अंतर्गत ही आता है। अपनी भारत में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो जल सेना का भी वितरण है भारत में। अरब सागर में भी हमारा भारत का हिस्सा आता है, हिंद महासागर में भी आता है, और इधर प्रशांत महासागर में भी आता है। तो सागरों के भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हमारे देश का जो वितरण है वो जल में भी वितरण बना हुआ है कि हमारा एरिया जल में भी कहां तक है, कहां तक हमारी जल सेना रह सकती है। इसलिए हम ये पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब ये है कि आपको नॉलेज हो कि हम भारत के बारे में, भारत के भौतिक भाग के बारे में हम कितना जानकारी रखते हैं। पढ़ने का मतलब ये है। पढ़ने का मतलब ये नहीं एक परीक्षा में पास होना है, परीक्षा में पास तो होना है, लेकिन आप यदि अपनी जानकारी सही रखते हो तो आपके लिए वो जो है हमेशा आपके मेमोरी में रहेगा कि हमारा देश के भौतिक स्वरूप ऐसा है। देश प्रेम, देश के प्रति आप कितना जानकार होते हैं। ठीक है। ये जो है द्वीप समूह में एक ये आता है लक्षद्वीप समूह, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल के पूर्व में लक्षद्वीप समूह है, और इधर जो है बंगाल के नीचे
यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, 2 द्वीप समूह है। ये 2 द्वीप समूह है, विशाल द्वीप समूह है। केरल में मालाबार के नाम से, केरल तट पर मालाबार तट में मालाबार तट कहलाता है, तट का नाम है मालाबार। इसको लक्षद्वीप समूह कहते हैं। 32 वर्ग किलोमीटर। इसका नाम जो है 1973 में लक्षद्वीप समूह का नाम रखा गया था। आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं बताया था ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यदि एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, यदि तुम लोग पढ़ने में सही रुचि रखते हो, ये देखो, इसको ग्लोब है, ग्लोब को चाहो तो खरीद सकते हो। पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है, जैसे हम घुमा रहे हैं, पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका घूमने का ये रूटीन है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब भारत कहाँ है इसमें? ग्लोब में भारत ये है, ये देखो, ये भारत है। भारत का ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो हम सूर्य यहाँ स्थिर है, मान लो यहाँ सूर्य है तो सूर्य यहीं है। हम कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं। जैसे हम यहाँ आ जाते हैं तो हमको ये लगता है सूर्य अस्त हो गया, ये पश्चिम दिखने लगता है। फिर जब हम यहाँ घूम के फिर आ जाते हैं, सूर्य यहीं पर है, तो हमको ऐसा लगेगा हाँ पूर्व हो गया, हम सूर्य निकल गया, हम पूर्व दिशा में आ गए। फिर घूम जाते हैं, फिर पश्चिम दिशा। तो आज के लिए इतना हो गया। इसको जो है प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। पार्ट 1 का भी प्रश्न उत्तर लिखना है, पार्ट 2 का भी प्रश्न उत्तर लिखना है। मैं 150 से 200 पेज की कॉपी बना लेंगे और एक पार्ट करके हम लिखाएंगे। यदि एक पार्ट में खत्म होने में आपके पेज बचते हैं तो वो दूसरे पार्ट का काम आएगा। 4 भागों में तो बांट ही दिए है किताब को, एक पार्ट जैसे खत्म प्रश्न उत्तर लिखते जाओ। याद करना है, समझना भी है। यदि समझ में आ गया तो याद करने की आवश्यकता है। चलो हो गया, नमस्ते।